यहाँ फॉरबिडन बाय लॉ तक कर लिया था। अगर कोई भी ऐसा काम जो जिसको लॉ ने फॉरबिड किया है, जस्ट डोंट मिसबिहेव, कीप इन योर माइंड दैट यू आर इन अ क्लासरूम, एवरीथिंग इज ओके, बट यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट एंड वेरी डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए, समटाइम्स एटलीस्ट, कभी कभी तो कर लिया करिए। सुनिए, सो हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका कंसीडरेशन या तो अनलॉफुल है या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय आपने उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कर दिया है, इलीगल कर दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मे नॉट बी डायरेक्टली फॉरबिडन। मतलब हो सकता है कि जो एग्रीमेंट आप बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट सरकार ने या कानून ने सीधे सीधे मना नहीं किया, बट इनडायरेक्टली फॉरबिडन, उसको अप्रत्यक्ष रूप से मना किया गया है। इट मे बी डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर लॉ, द एग्रीमेंट वुड बी वॉइड इन सच अ केस। मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको सरकार ने सीधे सीधे तो नहीं मना किया है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मना किया है, तो उस प्रकार का एग्रीमेंट भी आप करते हैं तो क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा लैंड रेवेन्यू वाला, समझ में आया ना? एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? सुनिए, ये तीसरा पॉइंट ये वाला है, द डेटर एग्रीज नॉट टू रेज द प्ली ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्या आपको पता है हमारे देश में अभी जैसे हमने कहा कि किसी पे अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार 2 साल बाद जाके कोर्ट में बता रहा है, तो क्या कोर्ट उसको एडमिट करेगा? क्यों नहीं एडमिट करेगा? नहीं बता रहे हैं, सुनो। इसके लिए हमारे देश में एक एक्ट है, उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या नाम है? ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है ना, ये कहता है कि कोई भी केस अगर आपको किसी भी चीज के लिए करना है तो वो केस करने का एक टाइम फ्रेम है, विद इन टाइम फ्रेम आपको करना है। और अगर आप उस टाइम फ्रेम के बाहर करते हैं तो सोचो क्यों कोर्ट एडमिट नहीं करता है? क्योंकि टाइम फ्रेम के बाहर करेंगे तो उस केस में हुए सारे एविडेंसेस टेम्पर्ड हो जाएंगे, एविडेंसेस के साथ झोल हो जाएगा, कोई सबूत नहीं बचेगा, केस को सुलझाने के लिए कोई कड़ी नहीं बचेगी। समझ में आया? इसीलिए क्या आया लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कोई भी केस अगर आपको किसी के खिलाफ करना है तो उस केस का एक टाइम प्रेस्क्राइब्ड है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो कोर्ट आपको कह देगा बाबू टाटा बाय बाय, हमारे यहां मत आओ, तुम्हार कौन जगह नहीं। समझ में आया? क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, यही लिखा गया है। सुनिए कितना बढ़िया कानून है। अगर आपने किसी को कर्जा दिया, क्या दिया, और वो व्यक्ति आपका कर्जा 3 साल में लौटाना था उसको, वो 3 साल में नहीं लौटाया, तो आपको कायदे से केस करना चाहिए। तीसरे साल आपने नहीं किया, सरकार कहती है, कोर्ट कहता है बाबू 3 साल और ले लो। 3 साल तो तुमने दिया था उसको टाइम, 3 साल हम टाइम देते हैं तुमको कि तुम केस कर दो। वो 3 साल बीत जाने के बाद, यानी 6 साल का टाइम है। 3 साल जो तुमने दिया था उसको, उसने पैसा नहीं दिया, और 3 साल हम तुमको दे रहे हैं कि वो 3 साल बीत गया है और तुमको फिर भी वो पैसा नहीं दे रहे, तो 3 साल और ले लो हमसे, उसके बाद तुम केस कर दो। अगर इस 3 साल में भी नहीं आते हो तो बेटा बाय बाय, आपका कोई उपचार नहीं है, आपके लिए कोर्ट नहीं है, आपको अपने हिसाब से निपटना पड़ेगा। अब चाहे बंदूक लो, गोली मारो, चाहे कुछ करो, अब कोर्ट के बाहर तुम समझो, सर कोर्ट उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखी। समझ में आया? क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ, मर्डर क्राइम, मर्डर और ये जो सीरियस क्राइम्स हैं इसके लिए ईयर प्रेस्क्राइब है 7 साल, 10 साल, 15 साल। 15 साल मैक्सिमम है, 15 साल से अधिक नहीं। क्या 15 साल कोई पुराना केस अभी चल रहा होगा कोर्ट में? कोर्ट में चल रहा होगा, लेकिन 15 साल पुराना केस है वो, मतलब वो 15 साल पहले स्टार्ट किया गया है, तब वो चल रहा है। वो तो जुडिशरी की गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना है कि तुम केस लटका कर रखो, तुम्हारी गलती, हमारा गलती नहीं, हमने तो केस कर दिया टाइम पे। अब हमारे साथ गलत हुआ 15 साल पहले और अब हम उसके खिलाफ केस कर रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल, आपने साथ निभाना साथिया एक सीरियल आता था, वो छोड़िए, एक बड़ा पारिवारिक फिल्म आया था, सलमान खान थे उसमें, क्या नाम था उसका? नहीं, बहुत पुराना फिल्म है वो, बहुत पारिवारिक फिल्म है। उसमें एक बूढ़े होते हैं जो अक्सर पिता का रोल करते हैं,
आजकल वो फिल्मों में नहीं दिखते हैं, उसका नाम नहीं मुझे याद है। एक बूढ़े हैं दादाजी, ठीक है, टाइप के हैं, वो फिल्मों में रोल करते हैं। मुझे उनका चेहरा भी चेहरा याद है, नाम नहीं याद है। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, कोई और नाम है उसका, पता नहीं, मुझे याद नहीं। छोड़ जाने छोड़। वो पिता का रोल करते हैं, ठीक है। उनके सर पे बाल नहीं है, ठीक है, उनके सर पे बाल नहीं है। पता है 15 साल बाद एक मूवी बनी थी, उस मूवी का भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बड़ा पारिवारिक मूवी है यार। उसमें सलमान खान होता है और बहुत सारे उसमें एक गाना है उसका कि छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया हम साथ साथ हैं, याद आ गया। चलो, ये जो मूवी है हम साथ साथ हैं, इस मूवी में सुनो, इस मूवी में जो पिता का रोल किए उनका चेहरा याद करो। याद आया? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, जाके देख लेना। अब वो जो रोल किए ना पिता का, उनपे बाद में इंडस्ट्री में 15 साल बाद आरोप लगा कि ये बहुत गलत आदमी है, बहुत सारी लेडीज को इसने एक्सप्लॉइट किया है, उनके साथ गलत हरकतें किया है, इवन ये भी सीरियस एलिगेशंस लगे कि हमारे साथ रेप हुआ है। अब उसको 15 साल बाद कहीं महिलाएं, कितने साल बाद? 15 साल बाद। ये रियल केस है, मैं जेन्युइन केस है, आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उनका नाम है, सर्च कर लीजिएगा। और अब बताओ 15 साल बाद जुडिशरी कहां से सबूत निकालेगी कि इनके साथ रेप हुआ था, किसी के साथ रेप हुआ था? कहां से सबूत निकालेगी? तो इसीलिए लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि बाबू अगर तुम इस टाइम के बाद आओगे तो तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। समझ में आया? इसके पीछे लॉजिक सीधा सा है कि कोई एविडेंस नहीं होगा, सरकार प्रूव कैसे कर पाएगी, लॉ प्रूव कैसे कर पाएगा, जज कैसे प्रूव कर पाएगा? अब देखो क्या कहा गया, सुनो, यहाँ पे वो बहुत हमने कहानी समझ लिया, पूरा लॉ ऑफ लिमिटेशन समझ लिया हमने, तो हमको जो समझना था वो समझा ही नहीं। क्या समझना था? डेटर एग्रीज नॉट टू रेज द प्ली ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। मतलब एक व्यक्ति है जिसको मैंने 3 साल के लिए कर्जा दिया, कितने साल के लिए, और तीसरे साल में ये कर्जा हमारा लौटा नहीं रहा है, कह रहा है, मना कर रहा है, हम नहीं पैसा देंगे तुम्हारा। हमने कहा बेटा हम लिमिटेशन एक्ट 1963 में जाएंगे, तुमसे पैसा लौटवाएंगे। और हम गए भी लिमिटेशन एक्ट 1963 में और हमने इसके खिलाफ केस किया। अब ये कह रहा है कौन केस, हम इस केस को ही नहीं मानते, हम इस कानून को ही नहीं मानते। तो क्या ये सही है? तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा ऐसा, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन को वायलेट कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज फ्रॉड, दैट इज टू चीट पीपल। एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम फ्रॉड करना चाहते हैं सामने वाले इंसान के साथ, तो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा। फ्रॉड करना चाहते हैं मतलब क्या, हमने आपसे झूठ झूठ बोला कि टारगेट गुरुकुल में ऑफलाइन कोचिंग करने आइए, आपको एसी मिलेगा, आपको एकदम ब्रांड सोफा मिलेगा, 5-5 लाख का एक सोफा, और हर बच्चे को एक सोफा दिया जाएगा, और आपसे मैंने ये सब कुछ सपना दिखा के 10 लाख रुपया ले लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि हर बच्चे का, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा हो, चाहे कितना भी तेज बच्चा हो, सबका 9+ SGP आएगा, सबका आएगा। नहीं आया, और ना ही आपको सोफा मिला, ना ही आपको कहीं एसी दिख रहा है। अब मैंने क्या किया आपके साथ, चीट किया, धोखा किया। अब ये जो एग्रीमेंट है, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है। क्या मैं इस एग्रीमेंट के बेसिस पे आपसे पैसा मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता। अगला, इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अनदर law protect property and person of its citizens, it cannot permit any contract which results in an injury to the person or property of anyone। मैंने एग्जांपल दिया था, बेचारी नाराज हो गई, चलो अपना एग्जांपल दे देते हैं। जैसे नहीं मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए नवीन ने प्रीति के साथ कांटेक्ट किया, प्रीति मेरी बहुत बड़ी दुश्मन, इसकी इतनी सारी बेइज्जती मैंने लाइव क्लास में की है। तो नवीन ने प्रीति के साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि चलो सर जी का गला काट देते हैं। अब प्रीति से कहा ना, प्रीति ने कहा नवीन से कि नवीन तुम गला काट देना और मैं तुमको उस गला काटने के बदले में 10 लाख रुपया दूंगी। नवीन एग्री, भाई 10 लाख रुपया मिलेगा आराम से, खूब बढ़िया एंजॉय करेंगे। अब क्या ऐसा कोई भी कॉन्टेक्ट जो सामने वाले इंसान को इंजरी करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका हाथ काटने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए किया जाए, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं होगा। जैसे सुपारी ली जाती है, सुपारी नहीं जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग क्या होता है, भाई 10 लाख रुपया दे दो, उनका हाथवा काट देंगे, गुड़वा काट देंगे, चाहे मुआइये देंगे।
अलग अलग प्राइस है। हाथ तोड़ना है तो उसका अलग प्राइस है, हाथ पैर दोनों तोड़ना है अलग प्राइस, सर काटना है अलग प्राइस, गोली मारना अलग प्राइस, कितना बेरहमी से मारना है उतना अलग प्राइस। पता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक बिजनेस चलता है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। अगला, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर कोर्ट किसी प्रकार के एग्रीमेंट को अनैतिक मानती है, अनैतिक यानी इमोरल। अनैतिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो एक इंसान के और हमारे समाज की नैतिकता के खिलाफ। अब नैतिकता क्या होती है? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, किसी के साथ चीट ना करना, ये सब क्या होता है? एक समाज की मॉरलिटी होती है, नैतिकता होती है। इसी मॉरलिटी पे तो इंसानियत टिका हुआ है। नहीं तो आज तो इंसान का बस चले तो किसी का भी किडनी निकाल के बेच दे, 2 करोड़ रुपया ले ले, आराम से मर्सिडीज खरीद ले और घूमे उसमें। क्यों? ये इंसानियत ही है कि हमारे समाज में कुछ तो बचा हुआ है। नहीं तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे इंसान के मर जाने के बाद उस इंसान को काट के खाया जाता है, बकायदा बना के, एकदम बढ़िया भेजा फ्राई, लेग पीस। सोचो कितना बड़ा लेग पीस होता होगा, नहीं? हाँ, है कुछ देश, मुझे उस देश का भी नाम नहीं याद। मतलब मैं जैसे वो देशों में गए हैं, कहाँ अभी तो नहीं है, खैर। नहीं नहीं, नाइजीरिया। क्यों नाइजीरिया? मतलब मेरे गांव के कुछ लोग, मैंने पर्सनली तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे गांव के कुछ लोग हैं नाइजीरिया का, माने बहुत गरीब देश है नाइजीरिया। अब इस देश में पता है क्या होता है? इस देश में इतनी गरीबी है ना कि वहां के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो लोग जाते हैं ना, वो खा के जो फेंक देते हैं ना, उसको उठा के वो खाते हैं, मतलब फेंका हुआ खाना। और उसके बाद भी उनके शरीर में इतनी ताकत कि उठा के तुमको फेंकेंगे इसे हीरो वाला मॉडल में, वहां जाके गिरोगे तुम। मजाक नहीं, सच में। हमारे हमारे मतलब गांव के जो लोग हैं वो वीडियोस बकायदे बना के लाए थे, कहते देखो कितनी ताकत है। और खाता क्या है? वीडियो बना के दिखाए थे, यही खाता है, देखो मैं फेंक दिया, अब आएगा उठा के लेके जाएगा, खाएगा। अब इस देश में ये सिस्टम था, पता नहीं अब है कि नहीं, वो लोग बताते हैं कि ये सिस्टम है। तो कोई भी ऐसी चीज जो इमोरल मानी जाती है, जो हमारे पब्लिक पॉलिसी यानी जनता की जो नीति होती है, सरकार की एक पब्लिक पॉलिसी होती है, और उस पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी अगर कोई चीज है तो उसको भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। सुनिए, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट विल बी वॉइड। मोरलिटी हेयर मीन्स समथिंग विच द लॉ रिगार्ड्स एज इमोरल। यहाँ पे मोरलिटी का मतलब क्या है? हाँ, सोशल जेस्चर जो आपका एक होता है, एक इंसान के प्रति दया भावना रखना, ईमानदार रहना, जो आप बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है आप। मम्मी पापा के प्रति ईमानदार नहीं है आप। मम्मी पापा पैसा भेज रहे हैं, बेटा तो हमार पढ़त हुई है, अब बेटा का करत है, 2 दिन कोचिंग आवत है, और सरी जी के ऊपर से धमका देते, सर जी सिलेबसवा खत्म कर दीजिए। समझ रहे हो? छोड़िए। तो अगर कोर्ट कोई भी ऐसा काम जिसको इमोरल मानता है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानता है, और अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, उसको, इस एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा? वॉइड। अगला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बाबू, किस लिए कर रहा हूं? मैं आपसे पूछूंगा और नहीं बताओगे तो तोड़ूंगा, ठीक है? एक एक पॉइंट, मैंने कितने पॉइंट, चलो बताओ। पहला पॉइंट क्या था? क्या? दूसरा पॉइंट क्या था? अरे वाह बाबू वाह, जियो सिर, देख के बता दे रहे हो। हाँ, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम जानते हैं तुम लोग बहुत महान। सुनिए, इफेक्ट ऑफ इलीगेलिटी यानी अवैधता का प्रभाव। अगर कोई चीज इलीगल है तो इसका इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट, एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो इलीगल है वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कोलेटरल ट्रांजेक्शंस टू इलीगल ट्रांजेक्शंस आर आल्सो वॉइड। यू नो कोलेटरल ट्रांजेक्शंस, कोलेटरल का मतलब क्या होता है? वो वाला मत समझना जो गिरवी रखते हैं। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बताओ।
कोई एग्रीमेंट है जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ एक ट्रांजैक्शन है जो इलीगल है। इस केस में भाई एग्रीमेंट तो हमारा लीगल है, लेकिन उस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ कोई तीसरा ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन इलीगल है, फिर भी उस एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा? इलीगल ही माना जाएगा, और वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। समझ में आया? अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो है तो लीगल, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोलेटरल ट्रांजैक्शन है जो इलीगल है, तो क्योंकि कोलेटरल ट्रांजैक्शन इलीगल है, हमारा पूरा एग्रीमेंट भी इलीगल ही माना जाएगा। अगला, लॉ डज नॉट हेल्प एनी पार्टी। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इलीगल है, और अगर आप वो एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट करते हैं, तो यहां पे कानून किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेगा, चाहे वो पक्ष अच्छा हो या बुरा हो, नो मैटर। आपने जब एग्रीमेंट किया था तो यू शुड बी केयरफुल ना, कि हम इलीगल एग्रीमेंट ना करें। अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट किया है, इसका मतलब आपकी सहमति से हुआ होगा एग्रीमेंट, तो कोर्ट आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लिखा गया है, where the agreement is illegal, the law will not help any of the parties. The reason is that both the parties are equally guilty. दोनों ही पार्टीज बराबर के गुनहगार हैं, कोई कम कोई ज्यादा गुनहगार नहीं है, दोनों ही बराबर के गुनहगार हैं। क्योंकि जब एग्रीमेंट बना होगा तो एग्रीमेंट बनता कैसे? कंसेंसस एड आइडम। कैसे बनता है एग्रीमेंट? कंसेंसस एड आइडम, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से बनता है। ऐसा थोड़ा है कि हम आपसे जबरदस्ती एग्रीमेंट करा देंगे। वो कौन सा एग्रीमेंट? इलीगल एग्रीमेंट। And the law does not help a guilty person. The law wants to discourage both the party. Law चाहता है, कानून चाहता है कि दोनों ही पार्टीज को डिस्करेज किया जाए। जैसे देखो, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि मेरी जमीन है, वो जमीन कोई तीसरा व्यक्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को तुम मारो और मुझसे पैसा ले लो। अब देखो, अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो तीसरा व्यक्ति जो मेरे जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले रहा हूं, तो क्या गलत है? हमारे हिसाब से तो गलत नहीं है, लेकिन कानून कहेगा बेटा अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा जमीन हड़प रहा है तो उसके लिए कोर्ट है ना, तुम कौन होते हो कानून को हाथ में लेने वाले? समझ में आया? तो आप वहां पे जस्टिस नहीं करेंगे, कौन जस्टिस करेगा? कोर्ट जस्टिस करेगा। और अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट किए हैं जिसमें आप तीसरे पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो तीसरा पार्टी आपका नुकसान कर रहा है, तो आप इस ग्राउंड पे कोर्ट से नहीं लड़ सकते हैं कि वो तो मेरा नुकसान कर रहा था तो मैं भी सोचा उसका नुकसान कर दूं। किस बात का भाई? कानून कब से आपके हाथ में आने लगा? वो तो जस्टिस डिसाइड करेगी ना, कोर्ट का जज डिसाइड करेगा ना। आप कौन होते हैं जस्टिस करने वाले? एक बड़ा फेमस माफिया है, अभी उसका एनकाउंटर हुआ है, मुख्तार अंसारी, नाम सुना? इसके अलावा एक और एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर नहीं, वो तो मीडिया रिपोर्टर बन उनके गए थे, अतीक अहमद, दोनों को मार दिया गया। अतीक अहमद और उसके साथ कोई और था, पता नहीं क्या नाम था, दोनों मुसलमान ही थे दोनों लोग। अब देखो, वो जो लोग थे ना, वो कहते थे बेटा देखो हमारे देश का लॉ सिस्टम बड़ा डिले करता है, एंड जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है। क्या? देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अब उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी साहब ने, चलो बेटा हम अपना ही कोर्ट एस्टेब्लिश करते, और कोई अपराध करेगा तो सजा हम देंगे। जैसे कोई मूवी थी एक अमिताभ बच्चन की, क्या नाम था? लाल, ऐसे कुछ नाम था उसका, लाल बादशाह। क्या बात है, लाल बादशाह मूवी में, मूवी खूब देखे हो तुम लोग, हम भी देखे, तनी तनी देखे हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स देख लेते। तो उसमें वो पूरा अपना हिसाब किताब करता है। क्या किसी इंसान के पास ऐसी अथॉरिटी है? नहीं है भाई। तुम कोर्ट नहीं बन सकते हो, तुम लाल बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम मुख्तार अंसारी हो, तुम मुख्तार अंसारी बनो बेटा, तुम कोर्ट और जज नहीं बन जाओगे, तुम लॉ नहीं बनाओगे। अगला, इनडायरेक्टली डिफेंडेंट इज हेल्प्ड। देखो क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। डिफेंडेंट इज अ पर्सन अगेंस्ट होम द सूट इज फाइल्ड। डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस किया गया। समझ में आ गया डिफेंडेंट कौन है? किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होती है एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, और एक होती है डिफेंडेंट पार्टी जिसने गलत किया है और जिसके खिलाफ एग्रीव पार्टी ने केस कोर्ट में किया है। कौन कौन होता है? एग्रीव पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया है, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट। कह रहा है
वैसे तो लॉ किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो लॉ डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? सुनो, when the law does not help any of the parties, it means the party who has paid the amount will not be able to get it back. हमने आपको पैसा दिया, कहा कि नवीन को मारो, आपने पैसा भी ले लिया और नवीन को मारा भी नहीं। इधर सुनो, झांका ताकि बड़ी मार मारेंगे। आपने पैसा भी ले लिया और नवीन को मारा भी नहीं। अब मैं कोर्ट में जाके केस कर रहा हूं, सर जी देखिए ना, जज साहब देखिए ना, हम तो यश को पैसा दिए थे कि नवीन को मारो, पैसों ले लिए हमारा, इनको मरबो नहीं किए, हमारा पैसा वापस करवाइए। तो कोर्ट कहेगा अच्छा बेटा, इधर आओ नवीन, इधर आओ यश, दोनों लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे और दोनों लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि नवीन ऐसा काम करते हैं। नवीन का ऑक्यूपेशन है किसी को मारना। नहीं, तुम पिटा रहे थे ना, सॉरी। तो यश किसको पैसा दिया? मैंने तुमको पैसा दिया ना, तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और यश भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि यश का ये ऑक्यूपेशन है कि किसी को मारना पैसा लेके। समझ रहे हो ना? तुम नहीं पिटाओगे बाबू, तुम तो बेचारे इनोसेंट आदमी हो, झूठों पिटा रहे हो, तुम नहीं पिटाओगे, तुमको कोई नहीं मारेगा। चलिए, नहीं, रिकॉर्डेड। सुनिए, आगे लिखा गया, as we have seen in the above example, the party who has received the amount is thus helped to keep the money with it and is not asked by the court to return it. The court is neutral and the defendant gets the benefit of the court neutrality. अब इनको तो फायदा मिल जाएगा, पैसा नहीं लौटाना है इनको। अब हमने इनको पैसा दिया है, पैसा नहीं लौटाएंगे ना, ये पैसा तो इनके पास रहेगा, और कौन बेचारा धरा जाएगा? हम तो, कोर्ट भी सजा देगा, ससुर पैसों चला गया हमारा। पैसे की सजा नहीं मिलेगी बाबू, समझ रहे हो? हाँ, उसकी सजा नहीं मिलेगी। चलो, इन केसेस ऑफ फ्रॉड, कोअर्जन एटसेट्रा, मनी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय द रिजल्ट ऑफ कोअर्जन। यू नो कोअर्जन, यू नो फ्रॉड, सेक्शन 15, सेक्शन 18, सेक्शन 15 में है कोअर्जन, सेक्शन 16 में है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 में है मिसरिप्रेजेंटेशन और सेक्शन 18 में है फ्रॉड। मैंने आपको पूरा पढ़ाया बकायदा। सेक्शन 15 में कोअर्जन है। कोअर्जन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को एग्रीमेंट में उसकी कंसेंट लेना, उस पर दबाव डाल के, जबरदस्ती करके, इसको हम क्या कहते हैं? कोअर्जन। अब जैसे मान लो सूरज जी हैं, बड़ा शांति से बैठे हैं, बहुत अमीर आदमी बाबू, बंगाल में इसका जमीन वमीन है, हवेली ववेली है, अभी गया था, घूम के आया है। हमने कहा अच्छा ठीक है मुन्ना, जमीन के पेपर तो तुम्हारे नाम भी कुछ होंगे, मान लो है सूरज बड़ा हो गया, इसके नाम पे जमीन हो गई। हमने निकाला बंदूक और लगाया इनके कनपट्टी पे और कहा बाबू जमीन के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करो और हमको ट्रांसफर कर दो धीरे से। अब ये एग्रीमेंट क्योंकि जबरदस्ती बनाया गया है तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा, क्योंकि इसमें कंसेंट फ्री नहीं है। क्या फ्री नहीं है? मतलब इस व्यक्ति की सहमति नहीं है, ये तो बेचारा दबाव में आके ने दिया है, ये देना थोड़ा ना चाहते थे, दबाव में आके दिए। समझ में आया? हाँ, प्रूफ कर पाएंगे ये तो डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पे। देखो, लॉ पढ़ा जाता है, लॉ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो नहीं देखा जाता है। वी आर हेयर टू स्टडी द लॉ, वी आर नॉट हेयर टू इम्प्लीमेंट द लॉ, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडीज। हम एग्जीक्यूटिव बॉडी थोड़ा ना ही हम लेजिस्लेचर है कि हम लॉ बनाएंगे। हम तो बस लॉ को पढ़ने वाले स्टूडेंट और टीचर है, नथिंग एल्स। इंटरप्रिटेटर है बस, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अगला, एग्रीमेंट पार्टी लीगल एंड पार्टी इलीगल। मतलब an agreement may consist of the promises which are legal and illegal. If the legal promise can be separated from the illegal one, the legal promise can be enforced. In such a case, the illegal part will be void. एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक प्रॉमिस जो किया जा रहा है वो लीगल है और दूसरा प्रॉमिस जो किया जा रहा है वो इलीगल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्रॉमिस किया आपको 50,000 रुपया दूंगा। अब किसी को 50,000 रुपया देना तो इलीगल नहीं है, वो तो लीगल है। लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं उसका सर काट दूंगा, ये इलीगल है। तो ये इलीगल है ना, सर काट दूंगा।
भाई सर काटना तो इलीगल है भाई, इंडियन पेनल कोड है हमारे लिए, खून की जान ले रहे हो किसी की, अपराध है। हमने लीगल प्रॉमिस किया और आपने इलीगल प्रॉमिस किया। अगर ये दोनों सेग्रीगेट किए जा सकते हैं तब तो लीगल वाला फॉलो कर लो, पूरा कर लो, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, और इलीगल वाले को छोड़ दो, वो तो वॉइड है ही। लेकिन जनरली अब तुम खुद सोचो, मैं तुमको पैसा क्यों दूंगा? जब तुम उसको मारोगे तभी तो पैसा दूंगा, और जब मैं मारोगे नहीं तो पैसा क्यों दूंगा? अगर मैं पैसा दे दिया हूं और तुमने मारा नहीं है तब ये प्रॉमिस लीगल है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए मैं तुमसे पैसा मांग नहीं सकता हूं, ऊपर देखा ना हम लोगों ने, क्योंकि लॉ दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन डिफेंडेंट को इनडायरेक्टली तो प्रोटेक्ट कर रही है, पैसा तो मांगेगी नहीं लॉ तुमसे। बस यही लिखा गया है। अगर कोई ऐसा समझौता है जिसमें एक लीगल प्रॉमिस यानी एक वैध वादा किया गया और एक अवैध वादा किया गया, तो वैध वादे को आप पूरा करिए, अवैध को छोड़ दीजिए, वो वॉइड है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, legal and illegal, where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain things which are illegal. The first set of promise is a contract but the second is a void agreement. void agreement भी नहीं, illegal agreement कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? illegal agreement, क्योंकि illegal object के लिए बनाया जा रहा है। क्या कहा गया? कहा गया कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं। कैसा प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब, अगर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं तो आप भी मुझसे कुछ प्रॉमिस करेंगे ना, तो दोनों का प्रॉमिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब मैंने जो प्रॉमिस किया वो क्या है? लीगल है, पहली बार, और आपने भी जो प्रॉमिस किया वो क्या है? लीगल है, यानी लीगल प्रॉमिस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन बाद में दूसरा जो हमने प्रॉमिस किया वो इलीगल है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। तो ऐसा कोई भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस जिसमें एक प्रॉमिस लीगल है और दूसरा प्रॉमिस इलीगल है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम, उसमें से लीगल प्रॉमिस को हम कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, इलीगल को हम वॉइड एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट मानेंगे। समझ में आया? थक गए हो? टेक लगा लो, किनारे किनारे। कुर्सी चाहिए? कुर्सी पे नहीं थकते, नहीं, कुर्सियां बाहर रखी हुई हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि गुरुकुल वाली फीलिंग क्रिएट की जाए। वो सब का आदत हो गया है, जो बाकी कई दिनों से आ रहे हैं उनका आदत हो गया है। जैसे आप अभी नए आ रहे हैं, आप भी तो पहली 2-4-5 दिन में ही मुझे लगता है बैठे हो तुम नीचे, ज्यादा दिन तो आए नहीं कोचिंग। तो जो आदत, जिसको आदत नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आदत हो जाएगा ना तो यही अच्छा लगेगा। नहीं, जैसे दिख रहा है थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना आप लोग, तो समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। भाई आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, आपके अध्यापक हैं, समझ रहे हो? चलो, अल्टरनेटिव प्रॉमिस, लीगल एंड इलीगल। अल्टरनेटिव प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल प्रॉमिस। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया? मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा देखो बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं तुमको 50,000 रुपया दे रहा हूं, या तो तुम बदले में मुझे उस 50,000 रुपए के सामान दे दो, या तो उसके बदले में मुझे आप किसी को मार के दे दीजिए, किसी का गला काट के दे दीजिए, यह काटी इनका ही, बहुत लापरवाह हो गई, ठीक है? तो अब उस केस में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि लीगल, या तो तुम प्रॉमिस निभा लो या तो इलीगल प्रॉमिस निभा लो। अच्छा बताओ, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अल्टरनेटिव प्रॉमिस दिया जा रहा है, एक लीगल प्रॉमिस और एक इलीगल प्रॉमिस, उसको हम वॉइड माने कि वैलिड माने? क्या माने? सोचो सोचो। अरे गधे, जो लीगल है उसके लिए तो हम क्या कहेंगे? वो इन्फोर्सेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जो इलीगल है, दुविधा तो वहां है ना। जैसे मैंने कहा कि 50,000 रुपया दे रहे हैं, हमको समनवा दे दो, कोनो दिक्कत नहीं है, आप सामान दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, सब कुछ लीगल हो रहा है। लेकिन आपसे कहा गया कि 50,000 रुपया दे रहे हैं, या तो सामान दे दो या तो उसका सर काट दो। आपने सर नहीं काटा, आपने सामान दिया, तो ये लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पैसा लिया और काट दिया, तो ये इलीगल। मतलब जो प्रॉमिस लीगल होगा अल्टरनेट में से, वो अगर आपने परफॉर्म किया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल माना जाएगा, और उस अल्टरनेट में से जो प्रॉमिस इलीगल है वो आपने परफॉर्म किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा।
एग्रीमेंट्स फॉर ट्रेडिंग विथ एन एनिमी। एनिमी मतलब देश का दुश्मन। देश का दुश्मन कौन है हमारे? पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरान कौन है इस समय? कौन है हुक्मरान? मतलब वही पीएम। असलियत में तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से शहबाज शरीफ। क्यों शहबाज शरीफ? इलेक्टेड है भाई। पाकिस्तान में अगर देखा जाए सीधे सीधे तो दो प्रकार की सरकार चलती है। पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं, पैरेलल डेमोक्रेसी कहते हैं। एक तरफ से दिखाने के लिए दुनिया को डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ से दिखाने के लिए, जो दिखाना नहीं है, छिपाने के लिए दहशतगर्दी है, टेररिज्म है। और पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी तो ऐसी की तैसी वैसे ही लगी है। तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स ने, इंटरनेशनल बैंक्स ने उनको ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, उसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट तक पहुंचाने में, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया? इंडिया को ही पहुंचाया। क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही हिंदुस्तान को तोड़ के हुआ था। उसको आज तक इस बात की दिक्कत है कि कश्मीर हिंदुस्तान के पास क्यों, जबकि कायदे से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत तो हमें होनी चाहिए, ससुर के नाती हमारा कश्मीर तुमने ऑक्युपाई कर लिया, जिसको तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हो। वो कश्मीर तो हमारा है। हाँ सॉरी, आप आजाद कश्मीर उसको कहते हैं। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो हमारा इंडियन टेरिटरी कहां तक है? वो पीओके तक है जियोग्राफिकली। वो तो उन्होंने ऑक्युपाई किया था। अगर हम कल चाहें तो हम उसको अपने देश के कानून के हिसाब से दोबारा अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी कि उसको अक्वायर करने के लिए पाकिस्तान इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, और जंग जब करने जाएंगे तो हमारे विश्व में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वो बीच में आ जाएगा, कहेगा काहे लड़ रहे हो, हम तो लड़ते नहीं है, तुम काहे लड़े हो? अपने ससुरा लड़े, अपने आतंकवाद को पनाह दे, कोई दिक्कत नहीं अमेरिका, लेकिन हम लड़े तो दिक्कत है। तो चोर है एक नंबर का ना, बेताज बादशाह उसको कहते हैं। सुनो कहां कहां पहुंच गए। अब हम किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं? दुश्मन देश के साथ, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमारे देश का दुश्मन है। इंसान कौन सा इंसान हमारे देश का दुश्मन है? मसूद अजहर नहीं, नवाज शरीफ तो दुश्मन नहीं मान सकते, वो तो पूरा कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंट्री का ही दुश्मन मान लो। किसी इंडिविजुअल की बताओ। विजय माल्या देश का दुश्मन, नीरव मोदी देश का दुश्मन है कि नहीं? इन्होंने देश को लूटा है। अब आप इन लोगों के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा बाबू? वही तो होना चाहिए, जाहिर सी बात। So we have already seen earlier that an agreement made with an alien enemy is void. This is based on the ground of public policy. An agreement with an enemy is likely to benefit the enemy. It is for this reason such contracts during war are either suspended or dissolved. If they are not likely to benefit the enemy, this may be suspended during the war and can be revived after the hostilities are over. क्या कहा गया? हम क्यों पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। भाई कोई भी इंसान अपने दुश्मन को कभी मजबूत देखना चाहता है क्या? तो हम अपने देश के दुश्मन को मजबूत कैसे कर सकते हैं? भाई हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हो रहा होगा। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। लेकिन मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान को भी ही बेनिफिट हो रहा है, वो भी वॉइड है। कब? जब वॉर चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। समझ में आया? बाद में सरकार चाहे तो ऐसे एग्रीमेंट को रिवाइव कर सकती है और कह सकती है कि वार खत्म हो गया। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट करे जिसमें हमारा फायदा, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? वैसे तो आप अपने दुश्मन देश के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें उसका बेनिफिट नहीं है और उनके बीच में वार नहीं चल रहा है तो सरकार उसको अलाउ कर सकती है। सरकार के ऊपर है, आप नहीं कहेंगे। सरकार चाहेगी तो अलाउ करेगी, नहीं तो मना भी कर सकती है। अगला, एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय का प्रशासन। क्या कहते हैं उसे? न्याय का प्रशासन। कोई भी ऐसा समझौता
जो न्याय के प्रशासन में अड़ंगा लगा रहा है, जो न्याय के प्रशासन में दखलंदाजी कर रहा है, इस एग्रीमेंट को भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, नो वन इज अलाउड टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दिस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला, एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या होता है प्रोसिक्यूशन? क्या होता है? प्रोसिक्यूशन क्या होता है? कोर्ट में केस चल रहा है, उसी को प्रोसिक्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, उसी को प्रोसिक्यूशन कहते हैं। अब जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसमें आप कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं उस केस में जिससे कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है, जानबूझ के आप कर रहे हैं, और बाद में कोर्ट को इसका पता चल गया। कब पता चला? बाद में। तो इस केस में कोर्ट आपको छोड़ देगी? बख्श देगी? नहीं बख्शेगी। समझ में आया? तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो जस्टिस के बीच में, न्याय के बीच में अड़ंगा लगा रही है, उस एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। पहला, एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो प्रोसिक्यूशन को क्या कर रहा है? स्टिफल कर रहा है। स्टिफल यानी अब्यूज ऑफ लॉ, कानून के खिलाफ है। ठीक है, आगे, द लॉ डज नॉट परमिट अ पर्सन टू मेक मनी आउट ऑफ अ क्राइम। कभी भी कानून इस बात की आजादी नहीं देता कि आप क्राइम करके पैसा बनाइए। कभी देता क्या? नहीं देता। यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ अ फॉलोनी, फॉलोनी यानी फेलोनी, सॉरी फेलोनी यानी अपराध का व्यापार, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है? मानव की तस्करी। रात को छोटे छोटे लड़के गायब हो जाते हैं, क्या होता है उनके साथ? बेच दिया जाता है। पता है, उनको बेचा जाता है ना। इंसान सोचो कितना गिर गया है, सही में घोर कलयुग आ गया है। जब आप ये जानेंगे बिजनेस के बारे में, तो कोई इंसान रोड पे टहल रहा है, बहुत अच्छे खासे खानदान का है वो, और उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसको किसी का गुलाम बना के बेच दिया जाता है, और वो व्यक्ति जीवन भर उसकी गुलामी करेगा, जीवन भर, जब तक जिएगा, मरेगा भी तो उसकी गुलामी करते हुए। कैसा आदमी था वो? बहुत संपन्न परिवार से था, बहुत स्वाभिमान के साथ वो जीता था, सारा स्वाभिमान खत्म। दूसरा तरीका क्या होता है? एक इंसान को पकड़ा गया, जैसे रन मूवी में बड़ा वायरल है, अरे क्या नाम है, विजय राज, उसका किडनियां निकाल लेते हैं बेचारे का। हाँ, उस बेचारे का किडनियां निकाल लेते हैं बड़ा परेशान होता है। वैसे हो जाए, मान लो किसी इंसान को पकड़ा जाए रात को, नहीं इसको पकड़ते हैं, सोनी को पकड़ लेते हैं रात को, इस बेचारी का दोनों किडनी निकाल लेते हैं, अब फिर इसको एकदम सुरक्षित घर पहुंचा देते हैं। अभी परेशान, किडनी कहाँ हो गया हमारा। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या वो वैलिड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई। यही लिखा गया, अपराध का व्यापार आप मत करिए। अगर आप अपराध का व्यापार कर रहे हैं तो क्या होगा? ऐसा एग्रीमेंट इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। दूसरा, मेंटेनेंस एंड टेम्परिटी। ये क्या होता है? दिस टू टर्म्स आर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। मेंटेनेंस इंप्लाइज असिस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑफ सूट्स बाय थर्ड पार्टीज हैविंग नो लीगल इंटरेस्ट। किसी केस में एडवोकेट को फीस वो इंसान दे रहा है जिसका उस केस से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो वो दे क्यों रहा है? तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। जैसे केस हुआ है हमारे और नवीन के बीच में, और उससे रंजय को कोई मतलब नहीं है, फिर भी रंजय हमारे एडवोकेट को पैसा दे रहा है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कोर्ट। पता है क्या इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? रंजय देना नहीं चाहता है, रंजय को धमकाया गया है, मारा गया है, पीटा गया है। बस इतना मजबूत आदमी, उसको कौन मारेगा? सोचना पड़ेगा मारने से पहले। चलो, फॉर इट्स प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, टेम्परेटी implies a bargain by which one party is to assist the another in recovering property. आपने मूवी में देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो वसूली का काम करते हैं, है ना? वसूली भाई, गोलमाल वाला वसूली भाई। वो वसूली भाई की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रीति को पैसा दिया 10 लाख रुपए, कभी तो 10 लाख मेरे पास आ जाएंगे, प्रीति को मैं दे दूंगा। 10 लाख मैंने दिया, प्रीति कर्जा लिया था, फ्री में थोड़ा दिए थे, वो हम पे ब्याज देती थी हमको। 10 साल बीत गए, मैंने कहा पैसा लौटाओ,
कह रही नहीं लौटाएंगे। मैंने रंजय को कहा अरे वाह भाई, हमारा बढ़िया बॉडीगार्ड रंजय, जाओ पैसा वसूल के लाओ। रंजय गया, प्रीति को मारा हो रहा और पैसा वसूल के लेके चला आया। अब तुम बताओ, मैंने जो एग्रीमेंट किया रंजय के साथ प्रीति को मारकर मेरा पैसा वसूलने के लिए, तुम्हारे हिसाब से गलत है? नहीं कहते हैं, तुम्हारे हिसाब से कैसे गलत हो सकता है? प्रीति मेरा पैसा नहीं दे रही थी तो मैं उसको पिटो। भाई जो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो मैंने वही किया, उंगली टेढ़ी कर लिया। लेकिन मैं कौन होता हूं कानून को हाथ में लेने वाला? भाई मैं तो कोर्ट में जाता, लेकिन कोर्ट में क्यों नहीं गया? अरे यार कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, इतने तो साल लग जाते हैं, कोर्ट में पैसा मिलेगा नहीं, ऐसे प्रीति भाग जाएगी। भाई कभी प्रीति, मान लो कहीं प्रीति चली गई ऊपर, पैसा तो मिलने से रहा हमारा, 10 लाख गया हमारा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसके लिए आप कर रहे हैं? पहला एग्जांपल, जिस पार्टी का किसी लीगल मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो पेमेंट कर रहा है, वो भी वॉइड है। दूसरा क्या था? हम किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का, तो एग्रीमेंट भी क्या है? वॉइड। एग्रीमेंट्स विच इंटरफेयर द, ये तो हो गया ना, एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्रीज टू पे अ ब्राइब ऑफ 1000 टू अ जज। सुनो, इट इज अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड। एक केस है, एक मूवी है, अंकुर अरोरा मर्डर केस, कोई देखा है? अंकुर अरोरा मर्डर केस। कभी समय मिले तो ये मूवी देखना, मैंने देखा है। मूवी में होता क्या है, एक बच्चा होता है, उस बच्चे को अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स यू नो, अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, आपने सुना होगा। पुराने समय में हम लोग मीट खाते थे, कच्चा मांस, उसको पचाने के लिए शायद वो होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या फिर कच्ची चीज हम लोग खाते थे, उसको पचाने के लिए होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है। अपेंडिक्स होता था कोई तो ऑर्गन, आज उसका कोई यूज नहीं है, उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर होता नहीं है अपेंडिक्स, कुछ लोग के अंदर होता है, वो पनप जाता है, कुछ कारण होता है। अब वो मान लो उसके अंदर अपेंडिक्स हो गया था उस बच्चे को, छोटे से, उससे पेट में उसके दर्द हो रहा था। करना क्या था, छोटा सा ऑपरेशन करके उस अपेंडिक्स को निकाल देना था। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अरे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, कहा जाता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है 3-4 दिन का, 1 दिन लगेंगे, इनको रखा जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और फिर डॉक्टर्स जाते हैं और डॉक्टर्स की छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि अपेंडिक्स का जो भी अपेंडाइसिस होता है, आई डोंट नो, उसका ऑपरेशन करने से पहले उसके पेट में कोई भी चीज होनी नहीं चाहिए। वो बच्चा गलती से एक बिस्किट खा लेता है, रियल स्टोरी है, दिस इज नॉट अ फेक स्टोरी, रियल स्टोरी मूवी है। और वो गलती से एक बिस्किट खा लेता है क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं होती, उसको भूख लगा होता है, और ठीक 2 घंटे बाद ऑपरेशन होता है। बाद में पता चल जाता है कि बच्चे ने बिस्किट खा लिया है, डॉक्टर को भी पता है कि बच्चे ने बिस्किट खा लिया, डॉक्टर फिर भी ऑपरेशन करता है और बच्चा मर जाता है। छोटा सा ऑपरेशन जिसमें बच्चे को छोटी सी खरोच भी नहीं आनी थी भाई। वो जो ऑपरेशन होता है शायद उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसी के थ्रू होता है, काटना पीटना भी शायद कुछ नहीं था, पता नहीं, मुझे उतना पता नहीं। उसके बाद से वो बच्चा मर जाता है। बच्चा मर गया है, माँ को बताया नहीं जा रहा है बच्चा मर गया है। बच्चे कहा जा रहा है माँ से कि बच्चा अभी थोड़ा सीरियस, हालत खराब है, थोड़े और पैसे चाहिए, दे दीजिए। माँ पैसा लाके दे रही है इस उम्मीद में कि मेरा बच्चा ठीक है, उसका ऑपरेशन कर। और एक बच्चे के लिए उसकी माँ की, और एक माँ के लिए उसके बच्चे की कीमत क्या होती है, वो माँ और बेटा ही जानते हैं। और बच्चा मर जाता है। एक डॉक्टर होता है जो इंटर्नशिप कर रहा होता है, जब आप MBBS करते हैं तो इंटर्नशिप भी उसमें होता है। वो डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप में होता है और उस दिन उस ऑपरेशन थिएटर में भी मौजूद होता है। सबसे कहा जाता है कि ये ऑपरेशन हमारी गलती से हुआ है, हमको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, क्योंकि वी आर द एक्सपर्ट्स ऑफ मेडिकल फील्ड, हम ही जानते हैं कैसे हुआ है, कोई और तो जान नहीं सकता है। तो किसी को बताना नहीं, कह देना है कि वो ऐसे ही हो गया था, बच्चा कमजोर था या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह रीजन बता देना, झूठ बोल देना, ऐसा ही होता है। लेकिन वो जो डॉक्टर था वो ईमानदार था, वो जाके बता देता उसकी माँ को, भाई एक माँ को ये तो जानने का हक है ना कि उसका बेटा मरा कैसे।
जाके वो बता देता है। अब उसकी माँ केस करती है हॉस्पिटल के खिलाफ। कितना आयरनिकल सिचुएशन है, सोचो कितने क्यूर है हमारे देश के एडवोकेट। कल को तुम कभी एडवोकेट बनना या कंपनी सेक्रेटरी बनना तो ये काम कभी मत करना। पता है क्या करते हैं, दो एडवोकेट होते हैं, जो एक बच्चे की माँ की तरफ से लड़ती है और एक हॉस्पिटल की तरफ से लड़ता है। दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चे की माँ की तरफ से लड़ती है एडवोकेट, और जो बच्चे के सॉरी हॉस्पिटल की तरफ से लड़ता है, ये दोनों आपस में, इन दोनों का प्रेम संबंध होता है, पहला कारण। दूसरा, इन दोनों को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा मिलता है और ये कहा जाता है कि केस को लंबा खींचो, खूब खींचो इस केस को और पैसा बनाओ। और ये दोनों लोग पैसा बना रहे होते हैं, केस को लंबा खींच रहे होते हैं, और केस 7 साल लग जाते हैं, सॉल्व ही नहीं होता। फाइनली 8वें साल में केस सॉल्व होता है, क्योंकि इन दोनों जो प्रेमी प्रेमिका थे, इनका संबंध टूट जाता है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो पोल खुल जाती है और फिर एडवोकेट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पहले तो उनका सर्टिफिकेट कैंसिल, डिबार कर दिया गया, अब एडवोकेट का के रूप से तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्लस तुमको जेल में बंद किया गया। तुमने जज का 7 साल वेस्ट किया है। यू नो व्हाट इज द क्रिटिकल, व्हाट क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस वाज देयर। जज के लिए उसका टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उस माँ के लिए जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट था, आपने उसको जानबूझ के डिले किया। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, देखो हमने क्या किया, जज को 1000 रुपया दिया, बहुत कम नहीं हो गया? 1000 रुपया दिया, बहुत कम नहीं हो गया? अरे कम से कम 1000 करोड़ दो, नहीं तो 10-20 करोड़ दो, न्याय होना है, न्याय को बदल देगा जज। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है बाबू। जो मन करेगा जज साहब वो नहीं सुना सकते हैं कानून में सजा। जज साहब वही बोलते हैं जो कानून बोलता है। जो कानून बोलता है ना, वही जज साहब बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोल देंगे। अगर जज साहब कुछ भी बोल रहे हैं तो उनसे कहिए, बेटा यू आर नॉट गॉड ऑफ जस्टिस, यू आर जस्ट अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर जस्टिस। आप भगवान नहीं है न्याय के। न्याय की भगवान तो मूर्ति है, जिसपे आज बड़ा कल न्यूज चल रहा है, उस पर पट्टी उट्टी हटने वाली है, देखा कि नहीं? हट गया ना, हट गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कशन हमने कर लिया, पूरा मूवी हमने देख लिया। अगला, एग्रीमेंट टू वेरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यू नो लिमिटेशन पीरियड, अभी तो बताया लिमिटेशन पीरियड। कोई भी केस करना है तो केस करने का एक दायरा होता है कि आपको इतने दिन के अंदर ही केस करना है। अब आप किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं अपने लिमिटेशन पीरियड को चेंज करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा, यानी शून्य होगा, उसकी मान्यता नहीं होगी। अगला, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिकिंग मतलब होता है सौदा। क्या होता है बाबू? पब्लिक ऑफिस ही बेच देना। सरकार का आरटीओ है, सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने सरकार का जो थाना है ना, यहाँ का थाना, कैंट थाने को ही बेच दिया किसी बिजनेसमैन को, और एग्रीमेंट किया कि कैंट थाना आज से तुम्हारा, जो तुम कहोगे वो सब इंस्पेक्टर करेगा। बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है? वॉइड है। समझ में आया? अगर आप क्या कर रहे हैं, इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर सम कंसीडरेशन। आप पब्लिक ऑफिस का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और इंड्यूसिंग पब्लिक ऑफिसर टू एक्ट फॉर कंसीडरेशन इन कैश और काइंड, सच एग्रीमेंट आर कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी एज दीज आर लाइकली टू इनकरेज करप्शन और इनएफिशिएंसी अमंग द ऑफिशियल्स, हेंस सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। मतलब या तो हमने पूरा डिपार्टमेंट ही आपको बेच दिया, या तो डिपार्टमेंट के कुछ लोग आपको बेच दिए, और कहा गया कि आपको जैसे मन करे, जो मन करे वो इन डिपार्टमेंट के लोगों से बोलिए, आपका काम करेंगे। तो ये क्या हुआ, सीधे सीधे करप्शन हो रहा है भाई, घुसखोरी हो रही है। तो ये भी एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। ड्यूटी मस्ट बी डन। एक इंसान की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो पूरा होना चाहिए कि नहीं? आप लोग तो नहीं करते। Therefore, such agreements are also likely to increase corruption and inefficiency among the officials. Hence, such agreements are void. किसी को कहा जा रहा है, बेटा तुमको 9 काम करने का मैं पैसा दूंगा। आईएएस ऑफिसर साहब, आप 10 दिन घर बैठिए, आपको 10 दिन घर बैठने का मैं पैसा दे रहा हूं। मिलता है? होता है ऐसा? हाँ।
नहीं वो नहीं, अरे बाबू वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे आईएएस ऑफिसर साहब को जबरदस्ती का 10 दिन का छुट्टी दिया जा रहा है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर साहब 10 दिन में कभी आते ऑफिस में तो कुछ गड़बड़ी हो रही थी, उसको देख लेते, नोटिस कर लेते, उसके खिलाफ एक्शन लेते। इसलिए आईएएस ऑफिसर साहब को इंड्यूस किया गया, कहा गया अरे कहा जल रहा है भाई, अब विश्वास नहीं आपको हम पे, सब कुछ ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे आप पैसा रखिए आराम से घर बैठिए। और वो बेईमान आदमी है, वो पैसा लेके अपना ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, मतलब काम ना करने का पैसा आपको मिल रहा है। तो ये भी एग्रीमेंट क्या है, क्या है बताइए बाबू, थक गए का जी? हाँ क्या हुआ, पानी पीना है? बोल तो हम रहे, प्यास तुमको लगता है? चलो, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पर्सनल फ्रीडम। रिस्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना। पर्सनल फ्रीडम यानी एक इंसान की व्यक्तिगत आजादी। यू नो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 यू हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है और जीने का अधिकार है, और व्यक्तिगत जीवन उसको जैसे जीना है, जिसके साथ जीना है, जो करना है वो करने का अधिकार है, प्रोवाइडेड वो कोई गैर कानूनी काम न करता हो। ठीक है, और आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आजादी को छीन रहे हैं और इसके लिए आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने किसी से एग्रीमेंट किया, कहा बेटा इसको किडनैप कर लो, इसको किडनैप करवाना, किडनैप करवा के कुछ नहीं करना, इसको मारना पीटना नहीं है, इसको बस एक कमरे में बंद कर देना, इसकी व्यक्तिगत आजादी छीन लेनी है। तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होगा? वॉइड होगा, जो एग्रीमेंट एक व्यक्ति के आजादी को छीनता है। अगला, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग द पेरेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। पेरेंट्स की कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं, होते हैं कि नहीं? पता है आजकल जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, आपको नहीं पता होगा, जो किसी गरीब घर में बच्चा है कोई, अगर वो इंटेलिजेंट है, उनका सौदा होता है। बड़े बड़े जो बिलीनियर्स होते हैं ना, अगर उनकी नजर में बच्चा चढ़ गया तो उस बच्चे को खरीद लेते हैं और ये कहते हैं कि आज से ये बच्चा मेरा हो। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट आप करते हैं जिससे एक माता पिता के बच्चे को आप ले लेते हैं, भले ही आपने उसके लिए पैसा पे किया, फिर भी वो माता पिता उस बच्चे की डिमांड लीगली कर सकते हैं और आपको पैसा भी नहीं लौटाएंगे। समझ में आया? कितना बढ़िया कानून है। मतलब बच्चा बेच दो, पैसा ले लो, फिर बाद में कहो कि इन्होंने बच्चा तो मुझे गुमराह करके लिया था। भाई मेरा तो पेरेंटल राइट है, बाप मैं हूं, तुम बाप का हक कैसे दिखा सकते हो उसके ऊपर? और आप बच्चा ले लीजिए क्योंकि लॉ आपके साथ है, लॉ उसके साथ नहीं है। समझ में आया? बस यही। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पेरेंट्स के पेरेंशियल राइट और उसके ड्यूटीज को इंटरफेयर कर रहा है, उस एग्रीमेंट को भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए। हाँ फाइनली चैप्टर खत्म हुआ। कुछ बचा है क्या अभी? 8वां पॉइंट, नहीं एक पॉइंट बचा है, 8 9। हाँ चलो 8वां पॉइंट सुनिए। हाँ बोलिए, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल स्टेटस। सुनिए, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल स्टेटस और ड्यूटीज आर इमोरल, हेंस दिस हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। मैरिटल स्टेटस मतलब, मैरिटल स्टेटस मतलब एक इंसान का वैवाहिक स्थिति, वो अविवाहित है कि विवाहित है। अब कोई इंसान विवाहित है, उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं तुम ये मानो कि तुम अविवाहित हो। उससे ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है कि अगर तुम ये मान लेते हो, तो अपने आधार कार्ड पे तमाम डॉक्यूमेंट्स पैसा लिखवा लेते हो कि तुम अविवाहित हो, तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। या फिर किसी दो कपल्स की शादी हो गई है, पेरेंट्स के साथ ऐसा जरूर होता है। आपके अगर कोई लव मैरिज होता है तो पेरेंट्स उनको ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं बेटा शादी तो कर लियो बेटा, अब एक काम करो शादी को कैंसिल भी कर लो, क्योंकि शादी तुम किए हो ये मैं जानता हूं, तुम जानते हो, समाज नहीं जानता है। कल को जब समाज जानेगा तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स, तो क्या करो? कैंसिल करो और फिर से क्या बन जाओ? अनमैरिड। और हम बेटा तुम्हारे लिए एकदम 1 नंबर की लड़की लाएंगे, तुम्हारा ब्याह कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा गुमराह होके शादी कर भी लेता है दूसरा, फिर भी उसका जो मैरिटल स्टेटस था पुराना वाला ना, वो फिर भी एग्जिस्टेंस में माना जाएगा, और पहला वाला जो नया वाला एग्रीमेंट है ना, वो नहीं माना जाएगा जब तक कि डाइवोर्स ना हो जाए।
समझ में आया? जब तक कि डाइवोर्स ना हो जाए तब तक नहीं माना जाएगा। अगला, एग्रीमेंट ऑफ मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज, एवरीवन हैज लिबर्टी टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज फ्री चॉइस, दिस फ्री चॉइस शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय मॉनेटरी कंसिडरेशन और इंगेजिंग पेड ब्रोकर्स टू प्रोक्योर मैचेस। शादी.com क्या होता है? दलाल ब्रोकरेज लेता है। वो किस चीज की ब्रोकरेज लेता है? शादी करवाने की ब्रोकरेज लेता है क्या? बस प्लेटफॉर्म पे लाने का, वो शादी कराने का कोई ब्रोकरेज कोई नहीं लेता है। और अगर कोई शादी कराने का ब्रोकरेज लेता है तो वो क्या है? वॉइड है, इलीगल है। याद रखना, शादी.com इज नॉट चार्जिंग द मनी फॉर योर मैरिज, इट इज चार्जिंग मनी कि आप अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाए। खुद से ढूंढ रहे हैं ना, हम शादी थोड़ा करा रहे हैं। तुम्हारा मन करे तो इनसे करो, उनसे करो, जो ना मन करे तो उनसे करो, हमारे काम नहीं। आपकी मर्जी, फोटो तमाम सारे पड़े हुए हैं, जिससे मन करे उससे करिए आप। तो वहां पे एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन किस चीज का हो रहा है? आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने का कि हम आपको तमाम लड़के दिखाएंगे, तमाम लड़कियां दिखाएंगे, यू कैन चूज कि आपको किसके साथ रहना। लेकिन मैरिज ब्रोकरेज में क्या होता है कि मैंने आपको पैसा दिया 10 लाख, और मैंने कहा कि एक लड़की लेके आओ अपने पसंद की, उससे ब्याह करा दो हमारा, तो ये क्या माना जाएगा? इलीगल और वॉइड माना जाएगा। समझ में आ गया? तो मैरिज के लिए किया गया ब्रोकरेज, मैरिज के लिए लिया गया ब्रोकरेज क्या है? वॉइड है। और वो ब्रोकरेज के जो एग्रीमेंट पे किया गया है वो एग्रीमेंट भी इलीगल। बस यही तो हमने पढ़ा। यहां देख लें, समरी रिवाइज कर लें एक बार। सबसे पहले, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है कब बाबू? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होता है कब? जब उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। क्या ऑब्जेक्ट ही लॉफुल होना पर्याप्त है? ऑब्जेक्ट के साथ और क्या लॉफुल होना चाहिए? कंसीडरेशन भी तो लॉफुल होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट हुज ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड एंड नॉट इन्फोर्सेबल। मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल है, या दोनों अनलॉफुल है, या फिर कोई एक अनलॉफुल है, तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, और वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। अगला, एन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल कब? इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा जब फॉरबिडन बाय लॉ है, जब कानून ने मना कर रखा है कोई काम करने के लिए। दूसरा, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इनडायरेक्टली। मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए सरकार ने सीधे सीधे तो मना नहीं किया है, इनडायरेक्टली मना किया है, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें सामने वाले इंसान के साथ फ्रॉड करना आपका मकसद है, तो उस एग्रीमेंट को भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन, किसी व्यक्ति का हाथ काटने के लिए, एक सर फोड़ने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी एक रील वायरल हो रही थी, कश्मीर की रील थी। कश्मीर में पता है हमेशा गश्त होता रहता है आर्मी का। अब आर्मी का एक जीप जा रहा था, उसके ठीक 2 मिनट पहले 2 लोग आए और एक दुकान, अक्सर जो आजकल बढ़िया दुकानें होती है ना, वो शीशे का डोर लगवाते हैं, आगे का पूरा व्यू शीशे का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। 2 आते हैं और कुल्हाड़ी लेते हैं, उससे मार रहे होते हैं दुकान पे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, देखे हो ना, वो उसको तोड़ रहे होते हैं। तब तक आते हैं आर्मी वाले और ऐसे बंदूक निकाल के तुरंत ऐसे तान देता है, उनकी हालत खराब, सब सरेंडर, साहब छोड़ दीजिए साहब। तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका एग्रीमेंट, आपको किसी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए कोई एग्रीमेंट किए तो वो भी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। अगला, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट इज इमोरल और क्या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट किसी काम को इमोरल यानी अनैतिक मानता है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानता है, उस काम को के लिए किया गया एग्रीमेंट भी क्या होगा? वॉइड ही होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट, क्या डिस्टिंक्शन है वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट में? इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए। और वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो इसमें से कोई भी काम करता है, वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। इफेक्ट ऑफ इलीगलिटी, अगर कोई भी एग्रीमेंट इलीगल है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉ किसी भी पार्टी को हेल्प नहीं करेगा
और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे कोई जुड़ा हुआ कोई कोलेटरल ट्रांजेक्शन है वो इलीगल है, तो एग्रीमेंट ही पूरा इलीगल माना जाएगा। अगला, अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट किया है कोअर्जन या फ्रॉड करके, तो उसको भी क्या माना जाएगा, वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। और इफ द एग्रीमेंट इज पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल, तो लीगल वाला वॉइड वैलिड है और इलीगल वाला वॉइड है। क्या क्या मैंने कहा, तो जो जैसे पार्शियली इलीगल और पार्शियली इलीगल, पार्शियली लीगल और पार्शियली इलीगल, अगर दोनों को सेग्रीगेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा रहा है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा पार्टली लीगल वाला, और इलीगल वाला फिर इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उस केस में आप केस कर सकते हैं जब आपने दोनों को अलग कर दिया है, एक को लीगल कर दिया और एक को इलीगल कर दिया। अगर दोनों इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनको अलग करना संभव ही नहीं है, तो फिर इलीगल ही माना जाएगा और वो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा। मतलब अगर वो सेग्रीगेट हो सकते हैं तब तो एक वैलिड और एक इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों सेग्रीगेट हो ही नहीं सकते तो क्या माना जाएगा, दोनों ही वॉइड माना जाएगा। अगला, एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट द वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई भी ऐसा समझौता जो समाज के हित के खिलाफ, जो समाज के कल्याण के खिलाफ हो, वो समझौता क्या होगा, वॉइड होगा। Such an agreement is void agreement which have been declared opposed to public policy by the court are as follows। कौन कौन से कोर्ट ने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बताए हैं, तो पहला एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी, आप दुश्मन देश के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये क्या है, इलीगल एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। सॉरी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एग्रीमेंट है। देखो 3 प्रकार के एग्रीमेंट हमने देखे, हम लोग गलती कर रहे हैं। एक है इलीगल एग्रीमेंट, एक है वॉइड एग्रीमेंट और एक है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला एग्रीमेंट में डिफरेंस है भाई। इलीगल एग्रीमेंट किसे कहेंगे, जो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे, उसका ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं है, उसका कंसीडरेशन इलीगल है। समझ में आया, उसका ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं है, उसका कंसीडरेशन अनलॉफुल है, फिर और कोई कमी है, उसका ऑब्जेक्ट बस इलीगल नहीं होना चाहिए, तो क्या माना जाएगा वो, वॉइड एग्रीमेंट। जैसे इमोरल हो गया तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। अगला, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसर्स, भाई पब्लिक ऑफिस को बेच दे रहे हो, पब्लिक ऑफिसर्स को बेच दे रहे हो, तो ये भी क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ किया जाने वाला एग्रीमेंट है। बस बहुत हो गया, बाकी रीड कर लीजिएगा आप लोग। कैसा लगा क्लास, काफी लंबा हो गया क्लास, 2 घंटे आपकी इच्छा थी बाबू नवीन, 2 घंटे में हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया आज। यानी कल नहीं आए तो तोड़ के क्या करेंगे हम नहीं जानते। चलिए फिर मिलते हैं कल।